हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनमें आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको गणित विषय के अंदर दो चरों वाले जो रैखिक समीकरणों का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन बता रहे थे। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन लेकर आते हैं जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित है और ग्राफी विधि से उसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए। 65 अंक अर्जित किए जब उसको प्रत्येक सही प्रश्न के 5 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 3 अंक की कटौती हुई। प्रत्येक सही जवाब ही मान लो। प्रश्न क्या, प्रश्न तो सही होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिले और गलत जवाब देने के लिए उसको 3 अंक काटे गए प्रत्येक में। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको 3 अंक की कटौती हुई। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते व गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती तो उसको 40 नंबर मिलते। कटौती होती तो उसको 40 अंक मिलते। इस समस्या को हमें बीजगणित के रूप में व्यक्त करके ग्राफ विधि से हल करना है। इस समस्या या स्थिति को बीज गणितीय रूपों में व्यक्त करके ग्राफीय विधि से हल कीजिए कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। BSAR 2014। शब्दावली चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का है, यही ऐसे मान लो। देखो यहाँ पर टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, इसके लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि अशोक ने सही क्वेश्चन कितने किए और गलत क्वेश्चन
कितने किए। अगर सही क्वेश्चनों का और गलत क्वेश्चनों का पता चल जाएगा तो उनकी कुल संख्या ही कुल क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सही प्रश्न कितने किए और गलत प्रश्न कितने किए, उसके लिए हमें इसको हल करना होगा। सबसे पहले बीजगणित के रूप में व्यक्त करना होगा, अर्थात समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद में उनको हल करना पड़ेगा। हल के लिए यहाँ पर दे रखा है कि ग्राफ्य विधि से ही इसका हल ज्ञात कीजिए। हालांकि आप प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर इसको ग्राफ्य विधि से हल करवाया गया था। तो सबसे पहले इस समस्या को हम बीजगणित के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, जिससे कि आगे सरल करना बहुत ही आसान हो जाए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि अशोक ने सही प्रश्न कितने किए, तो आप उसको 5 से गुणा कर दोगे, क्योंकि एक प्रत्येक सही क्वेश्चन को उसको 5 अंक मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन सही किया तो 5 अंक, 2 क्वेश्चन सही किए तो 10 अंक, इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन अगर सही किए तो उसको 15 अंक मिलते हैं। तो हम कुछ देर के लिए ये मान लें कि उसने सही क्वेश्चन x किए तो 5 को उससे गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसको 5 अंक मिलते हैं। तो 5 से गुणा कर दो आप प्रश्नों की संख्या को, सही प्रश्न में जितने अंक मिले उतना मान मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, साथ ही साथ जब वो गलत उत्तर देता है तो उसको प्रत्येक गलत आंसर के 3 अंक का नुकसान भी होता है, अर्थात कट जाते हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के 3 अंक कटते हैं, गलत उत्तर के लिए उसको 3 अंक की कटौती होती है। तो अगर हम ये आपको बता दें कि गलत कितने प्रश्न किए, तो आप उसको 3 से गुणा करके गलत जो मार्किंग हुई उनका माप निकाल सकते हो कि इतने नंबर उसके कट गए। लेकिन जरूरी है यहाँ पर कि गलत कितने प्रश्न किए, क्योंकि एक गलत प्रश्न का 3 अंक है, तो जितने भी गलत क्वेश्चन उसने किए, गलत जवाब दिए, उसको 3 से गुणा करके हम जितने की कटौती हुई वो माप ज्ञात कर लेंगे। उसने जो कुल प्राप्त किए उसमें से उसकी जो माइनस मार्किंग हुई उसको अगर हम घटा देंगे तो उसको जो प्राप्तांक है, जितने अंक प्राप्त किए वो आ जाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि सही और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, ये मानना जरूरी है। तो हम कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि सही प्रश्न उसने x किए और गलत प्रश्न उसने y किए, अर्थात सही जवाब जो दिए उन प्रश्नों की संख्या x है और गलत जवाब देने वाले क्वेश्चनों की संख्या y है। तो हम सही वाले जो संख्या है उसको 5 से गुणा करके जितने अंक प्राप्त किए वो मान निकालेंगे और गलत प्रश्नों के जितने माइनस मार्किंग हुई वो प्राप्त करके उसमें से घटा देंगे। तो शुद्ध जो अंक उसको मिले, प्राप्तांक, वो ज्ञात कर लेंगे। वो बराबर होना चाहिए किसके? 65 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से उसको 65 अंक मिलते हैं। जितने मिले उसमें जितनी कटौती हुई वो होकर अंत में उसको 65 अंक मिलते हैं। तो ये घटाने पर 65 आ जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर उसको प्रत्येक सही अंक पर क्या, प्रत्येक सही जवाब पर उसको 3 नंबर मिलता, साथ ही साथ गलत जवाब के लिए 1 नंबर कटता भी प्रत्येक प्रश्न का, तो कुल मिलाकर उसको 40 अंक प्राप्त होते। तो वही हम 3 से गुणा कर देंगे, सही जवाब जो दिए उन क्वेश्चनों की संख्या को 3 से गुणा कर देंगे, तो सही जवाब देने पर जो अंक मिले वो आ जाएंगे। उसमें से हम प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 अंक की कटौती होती है, तो जितनी कटौती हुई वो आ जाएगी। उसको हम घटा देंगे जितने अंक मिले उसमें से, तो शुद्ध जो प्राप्तांक है वो 40 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक समीकरण बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये मानना जरूरी है कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी है और गलत क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, अर्थात गलत जो आंसर दिए उन क्वेश्चनों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, देखो यहां पर माना गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x तथा गलत क्या, पहले सही वाले मान लेते हैं, क्योंकि सही का पहले दिया है उसमें से घटाना है। तो माना सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x तथा गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या y है, ये मान लेते हैं।
एक्स और वाई संख्या मान ली हमने सही और गलत की। अब देखो एक सही जवाब देने वाले क्वेश्चन की संख्या x है, ये सभी क्वेश्चनों की संख्या x है, जबकि एक सही जवाब के लिए उसको 5 अंक मिलते हैं, तो 5 से हम गुणा कर देंगे तो 5x तो उनके सही उत्तर देने वाले क्वेश्चनों में अंक मिल जाएंगे। तो ये प्रथम समीकरण आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सही प्रश्नों में उसको मिले प्राप्तांक बराबर 5x तथा गलत प्रश्नों के लिए उसको जो कटौती हुई उन प्राप्तांकों की या उन अंकों की संख्या 3y हो जाएगी। तो वो आप लॉस कर दोगे। तो आपको क्या करना है, 5x जो उसको सही प्रश्नों में प्राप्तांक मिले वो 5x है, लेकिन उसमें से 3 के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न के गलत प्रश्न के 3 अंक कट रहे हैं, तो 3 अंक प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से उसमें कटौती हुई अर्थात कम हुए, तो वो हम 3y उसमें से घटा देंगे, तब जाके उसको 65 अंक मिलते हैं। तो एक सरल सा सिंपल समीकरण बन जाएगा कि 5x माइनस 3y बराबर 65। तो ये प्रथम संबंध या प्रथम समीकरण बन गया आपका। देखो एक सही क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलते हैं और सही क्वेश्चनों की संख्या को हमने x मान रखा है, तो 5x सही प्रश्नों में मिले प्राप्तांकों का मान हो जाएगा। लेकिन कटौती हुई है तो हमें कम करना है, लॉस करना है, क्योंकि नंबर कम हुई है गलत आंसर देने के लिए, तो उसमें इनमें से हम माइनस कर देते हैं। माइनस अर्थात 3 नंबर प्रत्येक गलत प्रश्न के जवाब के लिए उसके कट रहे हैं, जबकि गलत जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या को हमने क्या मान रखा है, y मान रखा है। तो y के हिसाब से 3 अंक प्रत्येक प्रश्न में कटते हैं, तो ये 3y की कटौती हो जाएगी। तब जाके उनको शुद्ध जो प्राप्तांक मिलते हैं वो बताए गए हैं कितने, 65, अर्थात 65 अंक मिले इस सिस्टम के हिसाब से, तो ये 65 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एक समीकरण बन जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हो कि 5 अंक प्रत्येक सही प्रश्न के मिलते हैं, तो x प्रश्नों की जो संख्या है सही उनके लिए 5x कुल प्राप्तांक हो जाएंगे, और 3 नंबर प्रत्येक गलत प्रश्न के मिलते हैं, तो y जो प्रश्न गलत हुए हैं उनके लिए 3y की कटौती हो जाएगी। अतः प्रथम समीकरण बराबर कुल प्राप्तांक उसमें से जो कटौती है वो प्राप्तांक बराबर शुद्ध प्राप्तांक बराबर 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो व्यक्त। और ऐसे ही हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। देखो द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण में आपको ध्यान देना है कि अगर उसको प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते, इसमें दे रखा है कि अगर यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 3 नंबर मिले सही क्वेश्चन करने पर या क्वेश्चन का सही जवाब देने पर उसको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक मिले, लेकिन साथ ही गलत आंसर देने के लिए प्रत्येक प्रश्न का 1-1 नंबर काटा भी जाए, तो फिर उसको कितने अंक मिलते, 40 अंक मिलते, अर्थात 40 प्राप्तांक या 40 अंक मिलते। तो ये वही सिंपल समीकरण हो गया। प्रश्नों की संख्या तो वही है, चाहे उसको कितने ही नंबर मिले कितने ही न मिले। प्रश्न अर्थात सही प्रश्नों की संख्या जो हमने x मान रखी है वही है, और गलत प्रश्नों की संख्या जो y मान रखी है वही है। लेकिन 5 नंबर की बजाय अगर 3 नंबर मिलते हैं सही क्वेश्चन के लिए, तो 3x सही क्वेश्चनों के अंदर प्राप्त किए गए अंकों का मान हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3x। लेकिन प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए उसको 1 नंबर अगर काटा जाए उसका, तो फिर 1y उसके लिए अंकों की कटौती हो जाएगी, और 3x में से अगर हम 1y घटा देंगे तो जो 40 अंक प्राप्त कर रहा है शुद्ध मान वो आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सा सिंपल सा द्वितीय समीकरण आपका बन जाएगा, अर्थात 3x माइनस 1y बराबर 40। बहुत ही इजी है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। अगर आपको मैं ये बता दूं कि आपको प्रत्येक प्रश्न में 3 नंबर मिलेंगे, जो भी आप क्वेश्चन सही करोगे उसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब मान लो आपने 10 प्रश्न सही कर दिए तो 10-30 मिल जाएंगे, 15 प्रश्न सही कर दिए तो 15-45 मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया जाए कि अगर आप गलत आंसर दोगे तो प्रत्येक गलत आंसर का 1-1 नंबर काटा भी जाएगा। तो आपको पता है कि अगर आपने 5 प्रश्न गलत किए या 10 प्रश्न गलत किए तो लॉस होगा, कमी होगी, आपके जितने प्राप्तांक आए उतने नहीं आएंगे, अर्थात उसमें से कटौती हो जाएगी। लेकिन कितनी, जितने क्वेश्चन आप गलत करोगे उतने की। तो यहाँ पर 1 नंबर की कटौती होती है। अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हो तो 10 नंबर कट जाएंगे,
अगर आप 15% गलत करते हो तो 15 अंक कट जाएंगे। अर्थात कुल मिला के जो प्राप्तांक हमने सही जवाब वाले क्वेश्चनों में प्राप्त किए हैं उनमें से इसको घटा देंगे। तो इस प्रकार से अशोक को मिलता है 40 अंक, अशोक 40 अंक प्राप्त करता है इस नियम से। और अगर 5 अंक मिले प्रत्येक सही प्रश्न के लिए और 3 नंबर की कटौती हो तब उसको मिलते हैं 65 अंक। तो आपको ये बताना है कि कुल कितने प्रश्न थे, अर्थात सही क्वेश्चन कितने किए अशोक ने और गलत प्रश्न कितने किए। तो ये आपके नॉर्मल से सिंपल से 2 समीकरण बन गए। अब निर्भर करता है आपके ऊपर कि इन दोनों समीकरणों का हल आप कैसे ज्ञात करते हो, उत्तर कैसे प्राप्त करते हो। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर इसको ग्राफीय विधि से ही व्यक्त करवाया है कि ग्राफीय विधि से ही आप क्या करो, इसको हल करो। लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती है उनमें आप प्रतिस्थापन विलोपन या वज्रगुणन विधि जो आपको पूर्व वीडियो के अंदर बताया है उनसे भी प्राप्त कर सकते हो। तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करने से पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे कि टेस्ट के अंदर सही कितने प्रश्न थे और गलत कितने प्रश्न थे, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि सही और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है। हमारा जो ग्राफीय विधि से हल होगा वहां पर ग्राफ कितने पे काटेगी तो ये हम पहले ही पता कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ग्राफीय विधि से हमने सही किया है या गलत किया है। दूसरी बात, आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सरल किया जाता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके एक बार बता देता हूं, उसके बाद हम ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए, इन दोनों समीकरणों में से आप कोई सा भी एक समीकरण ले लो, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, उसमें आप x या y के बराबर मान कर लो, प्रतिस्थापन कर लो और वो दूसरे समीकरण के अंदर ले जाके रख दो। यही प्रतिस्थापन विधि है। तो हम यहाँ पर यही ले लेते हैं। देखो यहाँ पर 5x इस माइनस के 3y को उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा 65 प्लस का 3y, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का बन जाएगा। 5x हो रहा है, 5 को और इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 65 प्लस 3y, 5 गुणा से आएगा इधर तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 का भाग लग जाएगा, अर्थात ये बटे में आ जाएगा। ये जो x का मान किया है हमने, x बराबर मान किया है, वो आप समीकरण नंबर जो दूसरा है उसके अंदर आप रख दो, प्रतिस्थापन कर दो। यही प्रतिस्थापन विधि है। तो हम यहाँ पर x बराबर कितना, 65 प्लस का 3y बटे हुए 5 ये रख देते हैं x बराबर, यहाँ पर x की जगह रख देते हैं तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 गुणा x और माइनस का 1y बराबर 40, ये है ये समीकरण। हम यहाँ पर x था, यहाँ पर 3x था, उस 3x में x की जगह क्या रखेंगे, x का मान जो हमने इसमें प्रतिस्थापन ये बराबर किया है तो ये है 65 प्लस 3y बटे हुए 5। अब अगर आप इसको सरल करोगे तो आपको आसानी से इस y का मान मिल जाएगा, क्योंकि एक समीकरण है ये और एक समीकरण में अगर एक ही चर राशि होती है तो उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ही चर राशि है y, तो यहाँ पर आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो 3 गुणा हो रहा है बाहर, तो हम इसको 3 से गुणा करेंगे पहले अंश को। 65 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 36 18, 195 हो जाएगा। जब 65 से 3 गुणा होगा तो 195 मान बन जाएगा। साथ ही साथ 3 को 3y से गुणा करेंगे तो ये 3 3 9y हो जाएगा और बटे में है 5, ये ऐसे कैसे, क्योंकि ये अंश से गुणा हो रहा है। आगे चलते हैं तो ये y है माइनस का y या y बटे 1 बराबर ये है 40। अब देखिए ये एक प्रकार से भिन्न हैं दो, इनका हम लघुत्तम लेकर सरल करते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 5, क्योंकि 5 के अंदर 5 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, तो ये 5 लेस हो गया। 5 ऐसे कैसे है, 5 में 1 का भाग, 5 का भाग एक बार जाएगा तो अंश भी ऐसे कैसे रहेगा या 1 से गुणा होगा, तो ये होगा 195 प्लस 9y माइनस, यहाँ पर देखिए 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 को अंश से गुणा करेंगे, y से गुणा करेंगे तो ये 5y हो जाएगा। तो ये 5y इज इक्वल टू 40 इधर है। इस 5 को हम इधर लाएंगे बटे वैसे तो ये उधर जाकर गुणा हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, देखिए 9y में 5y कम हो जाएगा तो ये 4y बच जाएगा, ये बच जाएगा 4y। यहाँ पर देखिए 195 और प्लस का 4y, क्योंकि 95 में 5y घटाएंगे तो ये 4y और इधर 5 आकर 40 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 200, अर्थात 5 के 20 200 हो जाएगा। 195 है 195, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर है 4y, ये 4y इधर आएगा तो 200 के अंदर आप
195 घटाओगे तो सीधा ही कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पर गुणा करते हैं हम तो 3 तिया 9y और 5 है 5x प्लस 3y, इधर आया 65 प्लस 3y 3 तिये 9, 65 से गुणा कर रहे हैं, 3 पंजे 15 का 5 7 18 और 1 19 और ये y तो 5y। यहाँ पर देखो 9y में से 5y गया तो 4 बचा और इधर 5 का 20, ये हो गया 200। 200 में 195 घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 195 और इधर बचेगा 4y इक्वल टू कितना 5। लेकिन यहाँ पर तो पूर्णांक में मान नहीं आ रहा, पूर्णांक में मान होना चाहिए, इसका मतलब प्रश्न के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 1 नंबर की कटौती होती या 2 नंबर की कटौती होती तो वो 65, इसका मतलब 13 पंजे 65 15 5 75 और 10 अंक की कटौती होती। 65 में से 5 अंक मिलते हैं उसको तो मान लेते हैं जैसे 10 अंक, ये 15 क्वेश्चन है तो 15 5 75 और 5 दूना 10 की कटौती है तो 2 अंक करते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ले लेते हैं क्योंकि ये पूर्ण अंक में आना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए, गलत प्रश्न के लिए उसको 2 नंबर करते हैं। तो 15 5 75 और 5 अगर गलत है तो 5 दूने 10 65 बच जाते हैं। इसी प्रकार अगर सही उत्तर के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं तो 15 3 45 और 1 नंबर कटता है 5 प्रश्नों के तो 5 दूने 10, तो ये 2 है, 2 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ पर 5 नंबर के हिसाब से x प्रश्नों के 5x मिले और 3 नंबर न कट के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर करते हैं गलत प्रश्न के लिए तो 2y उसकी कटौती हो जाएगी। तो 5x में 2y घटाएंगे तो 65 बन जाएगा, ये आपका समीकरण बन जाएगा। दूसरा है 3 नंबर मिलते हैं तो 3x और 1 नंबर के हिसाब से कटौती होती है तो 1y घटा देंगे तो 40 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर 3y की जगह हम 2y कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक में मान नहीं आ रहा है। तो शायद ये बोर्ड के अंदर 2014 के अंदर 3 नंबर की कटौती की जगह यहाँ पर 2 अंक की कटौती दे रखी है। और वैसे भी 3 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 मिल रहे हैं, 3 कटेंगे तो फिर कुछ भी नंबर प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो हम इसको 2 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 किया है तो ये 3y की जगह हम क्या कर देंगे 2y, यहाँ पर क्या कर देंगे 2y। अब ये x का मान जो हमने x बराबर किया है वो इस समीकरण में रखते हैं, अर्थात x बराबर 65 प्लस 2y बटे हुए 5 और यहाँ पर 3 से गुणा करते तो 65 दिया 195 और 3 दूना ये हो जाएगा 6y, 3 दूना 6y, 6y यहाँ पर 6y है। देखो इन दोनों का लघुत्तम होगा 5 5 195 ऐसे कैसे और 6y भी ऐसे कैसे, क्योंकि 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा। यहाँ पर 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 5 को y से गुणा किया तो ये 5y हो गया। 6y में से 5y अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 1y, इधर बच जाएगा सिर्फ ओनली 1y और 195 प्लस 1y, ये 5 इधर भाग से इधर गुणा होगा तो 40 पंजे 200 हो जाएगा, इधर जाके ये गुणा होकर 200 हो गया। 195 प्लस 1y बराबर 200, 195 इधर आएगा तो 200 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा। तो ये y बराबर आ गया 5। कुल मिला के y का मतलब गलत प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 5 है, जो ये मैंने कॉम्बिनेशन लिया इस हिसाब से। अब देखो y का मान आपके पास आ गया, ये y का मान हम इधर आकर x बराबर 65 प्लस 2y बटे हुए 5, इसमें हम y बराबर कितना रख देते हैं 5 रखने पर तो आपको x का मान मिल जाएगा। x बराबर 65 प्लस 2 गुणा y का मान कितना है 5, जो यहाँ पर 5 रख देते हैं और बटे हुए 5, इसको सरल करेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। देखिए x बराबर 65 प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया और अपॉन 5, 65 और 10 75 हो जाएगा तो x बराबर ये हो गया 75 बटे हुए 5 और 15 5 75, अर्थात x बराबर 15 और y बराबर 5 है। कुल मिला के x का मतलब है सही प्रश्नों की संख्या कितनी है 15 है और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है 5 है। यह अशोक ने क्या किया है 15 प्रश्न सही किए हैं
और 5% गलत किए हैं। अब आप देखो 15% सही किए हैं, 1% के अगर 5 नंबर मिल रहे हैं तो 15 5 75 नंबर उसको मिल जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक गलत उत्तर के लिए उसको 2 नंबर का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, अर्थात 2 नंबर की कटौती हो रही है। जो पहले 3 किया था हमने उसकी जगह 2 करने से क्वेश्चन हल होगा। नहीं तो कहता है पूर्ण अंक में मान्यता, तो इसका मतलब प्राप्तांक पूर्ण अंक हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए। तो 2 के हिसाब से 5 दूना 10 नंबर उससे कट जाएंगे, 15 के हिसाब से उसको 15 5 75 नंबर मिलेंगे, लेकिन 10 नंबर कट के उसको कितने नंबर बचेंगे, शुद्ध अंक 65 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से आगे जो समीकरण दे रखा है उसमें ये कह रखा है कि अगर उसको प्रत्येक सही प्रश्न के लिए अगर 3 अंक की मिले, सही के लिए 3 तो 15 45 मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक गलत उत्तर के लिए उसके का 1 नंबर काटा जाए तो 5 गलत प्रश्नों के 5 नंबर कट जाएंगे और 15 सही प्रश्नों के 15 45 नंबर उसको मिलेंगे। तो 45 से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 40 अंक मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप ये पता कर सकते हो कि आपकी ग्राफ कितने पे काटेगी, अर्थात x बराबर तो आएगा कितना 5 और y बराबर x बराबर तो आएगा 15 और y बराबर आएगा 5। तो ये प्रतिस्थापन विधि से आप पहले ही रफ कॉपी में चेक कर सकते हो कि ग्राफ कहाँ कहाँ पर काटेगी। अब हम इस समस्या को ग्राफ के द्वारा हल करते हैं और फिर बताते हैं कि कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत और कुल क्वेश्चन कितने थे। अंत में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। कुल प्रश्नों का मतलब सही और गलत मिलाकर कुल कितने थे, तो कुल मिला के 15 सही प्रश्न थे, 5 गलत प्रश्न थे, तो 20 प्रश्न थे पूरे टेस्ट के अंदर जो अशोक ने किए हैं। अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ग्राफ विधि से पूछता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहां पर देखिए जो समीकरण बन रहे हैं यहां तक तो बिल्कुल सेम है, चाहे आप ग्राफ विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे वज्रगुणन, चाहे ग्राफ, कोई सी विधि से करो, क्योंकि समीकरण तो हमें बनाने ही बनाने पड़ेंगे। जब तक ये 2 चरों वाले रेखिक समीकरण नहीं बनेंगे तब तक इनको हल नहीं कर सकते। और ये 2 चरों वाले रेखिक समीकरण आपको जो क्वेश्चन में सूचना दी गई है उसको अच्छी तरह से पढ़कर समझकर आपको ये समीकरण बनाना है। तो हमने यहाँ पर यह समीकरण बना लिया कि अगर कुल प्रश्न ये सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या y है, तो यहां पर 5 अंक के हिसाब से सही प्रश्नों में अंक मिले 5x और गलत 2 अंक प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए के हिसाब से नंबर कटे 2y, तो बचे कितने 65। तो ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा, अगर प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसको 3 नंबर मिलते और गलत जवाब के लिए उसका प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर काटा जाता, तो ये 1y कटता, 3x में 1y घटाते हैं तो ये कह रहा है कि 40 अंक मिलते। ये दोनों समीकरण बन गए। अब इनको ग्राफ विधि से अमल करेंगे। तो पहले प्रथम समीकरण ले लेते हैं हम। प्रथम समीकरण 5x - 2y = 65। इसको हमें सरल करना है, जो अभी प्रतिस्थापन विधि से सरल किया था, अर्थात x या y के बराबर मान करना है, फिर 3 निर्देशांक निकालने, उसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। इस माइनस के 2y को उधर ले जाते हैं, तो इधर 5x, इधर 65 माइनस का 2y जाकर किसका बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x को अकेला करना है तो यहाँ पर 5 को हम और हटा देते हैं, तो इधर x बराबर ये 5 गुणा से आएगा, भाग लगेगा 65 प्लस का 2y/5। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, 3 निर्देशांक प्राप्त करने, ऐसे एक टेबल के अंदर लिखने हैं, x और फिर y। आपको भी पता है कि x बराबर 15 है और y बराबर 5 है, तो एक तो वो निर्देशांक आपका यहाँ पर काम में आ जाएगा आसानी से। x बराबर कितना है, 15 है और y बराबर 5, तो हम y की जगह यहाँ पर 5 रखते हैं। हमें पहले से ही पता है कि ये तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर तो ग्राफ काटेगी, तभी तो प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखने का फायदा होगा। अगर हम y बराबर 5 रखते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 65 और 10 हो जाएगा 75। 75 में 5 का भाग जाएगा, 15 5 75, तो x का मान 15 आ जाएगा, जो आपको पहले भी पता है प्रतिस्थापन से जो आपने करके देख लिया। अब इसके अलावा आप और कोई मान रख सकते हो, जैसे 15 रखा है, अगर आप यहाँ पर प्लस का मान ज्यादा रखोगे तो यहाँ पर प्लस का मान ज्यादा आता जाएगा, बढ़ता जाएगा 15 से 20, तो हो सकता है ग्राफ खींचने में दिक्कत हो जाए। आप अगर यहाँ पर माइनस का मान रख दो तो ये दूसरा छोटा मान आ जाएगा, या आप कोई सा कुछ भी रखो लेकिन पूर्ण अंक में मान आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 15 की जगह ये y की जगह 5 रखा है, अगर आप 10 रख दें, क्योंकि 5 का भाग लग रहा है तो 5 के अंतर से रखना है। अगर हम y की जगह 10 रखते हैं तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 और 65 मिलकर हो जाएगा 85, और 85 में 5 का भाग जाता है 17 5 85, अर्थात 17 बार।
तो x का मान 17 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर y की जगह हम 15 रख दें तो 15 दूना 30, 30 और 65 ये 95 हो जाएगा, और 95 में भाग 19 बार जाएगा 5 का, तो ये 19 आ जाएगा। एक बार देखिए फिर से ध्यान से निकालना है निर्देशांक, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर y की जगह 5 रखते हैं तो 5 दूना 10, 10 और 65 हो जाएगा 75, 75 में आपको 5 का भाग भी देना है तो 15 5 75, 15 आ जाएगा x का मान, x बराबर। अब 5 5 के अंदर से आपको रखना है, कहने का मतलब 5 रखने पर भाग गया था तो अब 10 रखने पर जाएगा, 10 रखते हैं y की जगह तो 10 दूना 20, 20 और 65 85 होगा, 85 में 5 का भाग 17 5 85, 17 बार चला जाएगा। अगर y की जगह 10 की बजाय 15 रखते हैं तो 15 दूना 30 और 65, 30 और 65 95 होता है, 95 में 5 का भाग 19 5 95 में 19 बार जाता है। तो ये 3 निर्देशांक इस प्रकार से प्राप्त करना है। ऐसे ही आपको दूसरा समीकरण लेना है और उसके भी निर्देशांक निकालने हैं। द्वितीय समीकरण है 3x माइनस का 1y, या y भी कर सकते हो, 1y का मतलब 1y है, y लिखोगे तो भी 1y है, बराबर 14 40। इसको हम सरल करते हैं। अगर देखो यहाँ पर इस y को उधर ले जाएं और 40 को इधर ले आए तो ये y उधर अकेला हो जाएगा और आराम से आप निर्देशांक निकाल सकते हो। तो इस 3x को ऐसे कैसे रहने दो, इस 40 को इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का y उधर जाएगा तो ये इधर प्लस का बन जाएगा और हो जाएगा अकेला। आप इस प्रकार से 3 निर्देशांक प्राप्त कर सकते हो। ऐसे एक टेबल बनाओगे और उसके अंदर x और y में संबंध रखने वाले 3 निर्देशांक कम से कम आपको निकालना है। इधर देखिए y का निर्देशांक तब आएगा जब आप x की जगह अपने मन से मान रखोगे, और x का आपको पता है कि एक मान तो 15 है और 5 वाला कॉम्बिनेशन है, तो x की जगह आप 15 ले लो। पहले x की जगह 15 रखते हैं तो 15 तो 45 होता है, 45 में 40 जाएगा तो ये y का मान 5 बच जाएगा। जो 15 और 5 वाला कॉम्बिनेशन है आपने उत्तर निकाल के देखा था अभी प्रतिस्थापन से, वो तो होगा ही होगा। अब आप और कुछ भी रख दो, जैसे x का मान 15 रखा है, साथ ही साथ x का मान 17 रख दो, 19 रख दो, कितना भी रख दो, क्योंकि 2 का पैमाना लेंगे हम, क्योंकि 2 से ये मान मिलेगा। लेकिन 5 और ये भी है, 5 5 का सिस्टम भी है, तो आपको 5 5 का पैमाना लेना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। तो 5 के हिसाब से रखते हैं हम। x की जगह हम 20 रखते हैं तो 20 दिया 60 हो जाएगा, ये 20 दिया क्या हो जाएगा 60, 60 में 40 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ये भी 20 बच जाएगा। साथ ही साथ अगर x की जगह हम 25 रखते हैं तो ये 25 थी 75 हो जाएगा, 75 में 40 जाएगा तो बचेगा कितना 35, ये 35। ध्यान दो 25 रखते हैं x की जगह तो 25 थी 75, 75 में 40 जाएगा तो 35 बचेगा, ये 35 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो सब 5 5 के हिसाब से सारे मान है, 5 5 के पैमाने मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये दिक्कत है कि ये 17 19 जो है वो 5 5 के पैमाने में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम 2 का पैमाना लेते हैं तो फिर 2 को पैमाने में ये 5 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें या तो पैमाना 10 10 का लेना पड़ेगा, तभी आपको 1 mm में 1 अंक इकाई प्राप्त होगी। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर कोशिश हो कि 5 5 के फाड़े के हिसाब से अगर मान रखा जाए तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखो हमने 15 रखा, 15 क्या रखा 5 रखा y की जगह, तो 15 10 65 75 में 5 का भाग 15 बार गया। अब इस y की जगह अगर हम 10 रखते हैं, 10 10 5 5 के अंतर से रखेंगे तो ये मान तो आएंगे ही आएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें पैमाना बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। जो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि मान लेते हैं ये ग्राफ का पृष्ठ है जिसके ऊपर रेखाओं का जाल होता है और 1 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर बड़ी रेखाएं होती है और बाकी सब 1 1 mm पर होती है। एक 5 आधे सेंटीमीटर पर भी एक थोड़ी मोटी रेखा होती है। एक रेखा आपको इस प्रकार से आडी खींच लेनी है, इधर तीर का निशान लगाना है। जानते हो आप ये x ध्रुव है जिसे हम भुज भी कहते हैं। एक रेखा इस प्रकार से खड़ी खींच लेनी है, ये है y ध्रुव या y डैश, ये मूल बिंदु है। 1 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपको ऐसे निशान लगाना है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप पैमाना कितने का लेते हो। इस प्रकार से आपको पैमाना लेना है कि ये सभी मान आसानी से मिल जाए। ऐसे निशान लगाना है इधर पीछे,
माइनस का मान होता है, इसके बैक में चलते हैं तो y के लिए प्लस का मान ऊपर और नीचे माइनस का होता है, जो आप अच्छी तरह से जानते हो ग्राफ के ऊपर। देखो यहाँ पर पैमाना किस हिसाब से लिया जाए कि ये मान आसानी से मिल जाए। अगर हम 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेते हैं तब तो सारे निर्देशांक मिल सकते हैं, लेकिन 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेने से आपको ये 35 या 25 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेते हैं तो ये ग्राफ कम से कम 35 सेंटीमीटर लंबी तो होनी चाहिए, जिससे कि हम 35 तक पहुंच सके। तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेना तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर इन निर्देशांकों को चेंज कर ले हम, तो फिर 19 सेंटीमीटर तक का जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर तक ही है, क्योंकि इधर और इधर करने के बाद में लगभग आप बोर्ड के अंदर जो आती है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास आती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम 5-5 इकाई लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये जो निर्देशांक है 3, ये तो आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो x के 2 निर्देशांक है, ये 17 और ये 19, ये थोड़ा मुश्किल मिल पाएगा। और अगर 2-2 लेते हैं, 2-2 सेंटीमीटर लेते हैं हम, तो 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से ये 35 का मतलब 17 दूना 34, 18 सेंटीमीटर तो ग्राफ होनी चाहिए, क्योंकि एक में 1 सेंटीमीटर में 2 लें तो 18 दूना 36, तब आपको अधिकतम मान जो है y का 35 मिलेगा और y का है। हम ऐसा कर सकते हैं, x के लिए अलग पैमाना और y के लिए अलग पैमाना ले सकते हैं, जिससे जैसे यहाँ पर तो x के लिए हम 5-5 x के लिए तो 5-5 का क्या 2-2 का पैमाना ले सकते हैं, और y के लिए ले सकते हैं 5-5 का, तो भी आसानी से निर्देशांक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको x के लिए 2-2 का पैमाना लेना है, क्योंकि x का अधिकतम मान 25 है। 25 का मतलब 13 सेंटीमीटर तक आपको यूज करना है ग्राफ का, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आसानी से मिल जाएंगे ग्राफ के अंदर, क्योंकि ग्राफ लगभग 20-22 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी होती है। तो x के लिए हम पैमाना लेंगे, ये हो गया पैमाना 1 सेमी बराबर 2 इकाई, ये तो हो जाएगा किसके लिए, x के लिए 2 इकाई x ध्रुव के लिए, ये x ध्रुव के लिए हो गया। और पैमाना 1 सेमी बराबर 5 इकाई हो जाएगा y ध्रुव के लिए, x के लिए y ध्रुव के लिए। अब आपको क्या करना है, x अक्ष पर 2-2 की टेबल लिखनी है और y ध्रुव पर आपको 5-5 की टेबल लिखनी है। तो इस प्रकार से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, पीछे -2 -4 -6 -8, ये तो काम में नहीं आएगा। y के लिए हमने पैमाना कितना माना है, 5 इकाई, तो आपको 5-5 की टेबल लिखनी है, अर्थात 5 का फाड़ा लिखना है। ये 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौके 20 5 25 5 6 30 35 40 45 और 50, पीछे माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 20, हालांकि ये काम में नहीं आएगा। अब देखो पैमाना लेने के बाद में हम निर्देशांक टाइप करते हैं, x का 15 और y का 5। देखो x का 15 है 10, ये 14 और 16, यहाँ पर आपको 14 और 16 दिख रहे हैं। इसके बीच में, बीच वाली जो रेखा है आधी सेंटीमीटर वाली, वो ग्राफ में आराम से दिखती है, तो इसके बीच में ये 15 है। तो ये 15 वाली लाइन जो जा रही है ग्राफ के अंदर जाती हुई आराम से दिखती है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर रेखाओं का जाल होता है। साथ ही साथ y का कितना 5, तो ये 5 y का कॉम्बिनेशन और ये इसका 10, यहाँ पर ये 15 और 5 है। ऐसे आगे देखो 17 और 10, 17 16 और 18 के बीच में क्या है, 17 है। 16 और 18 के बीच में, क्योंकि 16 17 18, तो 16.5 का मतलब 17 है, यहाँ पर आधे के मतलब 17 हो जाएगा, क्योंकि 18 और 16 के बीच में 17 मिलेगा। साथ ही साथ 17 के साथ में दूसरा कॉम्बिनेशन है y का 10, ये y का 10 वाली रेखा इधर जो जा रही है इस प्रकार से,
और ये 17 वाली जो रेखा आ रही है वो इस प्रकार से दोनों जहां पर काट रही है, ये निर्देशांक हो गया 17 और 10, और एक है 19 और 15। 19 देखो 18 और 20 के बीच में 19 होगा, इधर 15, तो ये 15 का कॉम्बिनेशन, इधर 15 वाली जो रेखा जा रही है, इस प्रकार से ये जहां पर काट रही है दोनों वो होगा 19 और 15। इन तीनों बिंदुओं को सीधी रेखा से फुट्टे से आपको क्या करना है, लास्ट तक मिला देना है, ग्राफ के अंतिम छोर तक आपको मिला देना है। और ये कौन से समीकरण का ग्राफ खींचा है वो भी आपको लिख देना है। देखो इस समीकरण का नाम है, पहला समीकरण था आपका 5x 5x माइनस 3 नहीं 2y, क्योंकि 3 नंबर करते हैं तो सीधा समीकरण नहीं बनता है, मान नहीं निकलेगा, बराबर कितना 65। ये आपका समीकरण का नाम हो गया। अब हम इस दूसरे समीकरण को इसको व्यक्त करते हैं इसके ऊपर। देखो x का 15, x का 15, 16 और 14 के बीच में 15 है, साथ ही साथ y का 5 तो यहां पर ही है पहले से जो लगा रखा है। आगे देखो 20 और 20 का कॉम्बिनेशन, ये 20 है यहां पर 20 वाली रेखा, और y का प्लस का 20 ये है, ये 20 और ये 20 का कॉम्बिनेशन यहां पर आ जाएगा, ये 20 और 20। साथ में है 25 और 35। 25 देखो 24 और 26 के बीच में 25 है, जो आपके ग्राफ पेपर पर आसानी से मिल जाएगा। ये साथ साथ इसके साथ में कॉम्बिनेशन है y का 35। यहां पर देखिए ये 35 और इधर कितना है 25, ये 25 और 35 है, x का है 25, ये x का 25 और y का 35 कॉम्बिनेशन यहां पर आ रहा है इस जगह, और ये थोड़ा सा यहां पर पास में है। पैमाना इस प्रकार से लेने से ऐसा हुआ है। अब इन तीनों बिंदुओं को, ये बिंदु इन तीनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे इसे तो ये ऐसे जाएंगी। आपको ये ध्यान रख लेना है कि कहीं निर्देशांक निकालने में कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, क्योंकि यहाँ पर ये वैलिड ग्राफ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंदाज से रेखाएं खींच के मैं मिला रहा हूँ। इस समीकरण का जो नाम है वो भी आपको दूसरी जगह लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ जा रही है। दोबारा से देखो 20 और 20, ये 20 का कॉम्बिनेशन और इधर 20 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल इसके नज़दीक आएगा यहाँ पर, हालांकि इसके ऊपर काटेगा नहीं। और दूसरा है 25 35, ये 25 है और 35 वाली रेखा जो यहाँ पर आ रही है यहाँ पर है। ये तीनों बिंदु हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से जाएगी ये ग्राफ। यहाँ पर काट रही है, और ये जो रेखा था खंड था वो इसका है, इस प्रकार से जा रहा है ऐसे। जब आप ग्राफ पेपर पे इसको निरूपित करोगे तो आसानी से साफ आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर काटते हैं, ये हल है इसका, बिल्कुल सटीक काटता हुआ आपको दिखेगा। ये थोड़ा रेखा खींचने में आपको अलग से दिख रहा है कि यहाँ पर से काट रहा है, लेकिन आपको पता है कि x और y का मान 15 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो है। इन समीकरणों का नाम लिखना है। इधर वाले समीकरण, ये पहला समीकरण था 5x माइनस का 2y बराबर 65, और दूसरे समीकरण का नाम है कितना 3x, जो यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस का 1y बराबर 40, ये 40 ये समीकरण हो गया। अब आगे साथ में इसका ये जो निर्देशांक है वो भी लिखना है। पहला निर्देशांक था कितना 15 और 5, और इधर इसका दूसरा निर्देशांक था 17 और 10, 17 10, तो ये 17 और 10 ये लिखना है। ये तीसरा था 19 और 15, तो ये 19 और 15 था ये निर्देशांक। इधर देखिए ये निर्देशांक इसका था 20 और 20 का कॉम्बिनेशन वाला,
तो ये 20 20 ग्राफ पेपर ये साफ साफ लिखने हैं आपको। और ये निर्देशांक था 25 और 35, 25 और 35, तो ये 25 35। इस प्रकार से दोनों रेखाएं जहां पर काटती है उसको आपको नोट कर लेना है। देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर y का तो मान कितना है 5, और इधर देखें हम तो यहां पर 14 और 16 के बीच में कितना है 15 है। तो x बराबर यहां पर 15 और y बराबर आ गया 5। और आपको यहां पर लिख देना है कि अतः x बराबर 15 तथा y बराबर 5 प्राप्त हुआ। इसलिए सही प्रश्न या सही जवाब वाले 15%, सही जवाब वाले 15% है तथा गलत आंसर वाले जवाब वाले उत्तर वाले गलत जवाब वाले 5% है तथा कुल पर्सन हो गए 15 और 5 20, कुल पर्सन 20 है। इस प्रकार से आपको उत्तर बताना है। तो ये ग्राफ में आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, अर्थात कहाँ पर ग्राफ काटेगी, इसको ध्यान में रखना है। एक निर्देशांक तो आपको ये लेना है जो पहले आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बाकी के निर्देशांक हम किस प्रकार के निकालें जिससे कि हमें ग्राफ पर उनको अंकित करने में आसानी हो, सुविधा हो। अब यहाँ पर देखिए y का जो मान है वो तो सबके अंदर 5-5 के टेबल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब y के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम 5-5 का पैमाना ले लेंगे एक एक इकाई में तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन उसके अनुसार अगर हम x की बात करें तो x का जो निर्देशांक आ रहा है वो 15 के बाद 17 19 इस प्रकार से आ रहा है। अगर हम x के लिए 5-5 का पैमाना लेते हैं तो 17 और 19 को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, सही सटीक नहीं मिलेगा। अगर हम x के लिए एक एक का ले लें तो इधर फिर आते हैं हम यहाँ पर तो ये 25 तक है, तो 25 सेंटीमीटर ग्राफ नहीं होती है, या तो फिर इनको छोटा करना पड़ेगा। 15 तो आएगा, ये तो कन्फर्म है पहले से। 15 के बाद अगर आप नीचे रखते हो मान तो हो सकता है कि ग्राफ x के लिए 1-1 सेंटीमीटर में ये मिल जाए। तो इसके लिए अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हो तो फिर पैमाना आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे 19 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर x का अधिकतम मान, तो 2-2 इकाई लेते हैं अगर 1-1 सेंटीमीटर में, तो कम से कम हमें 12 या 13 सेंटीमीटर मूल बिंदु के बाद ग्राफ चाहिए। अर्थात जहाँ पर ये चार भाग करते हैं उस मूल बिंदु से कम 13 सेंटीमीटर ग्राफ चाहिए जिससे कि वो निर्देशांक लगा सकें। या फिर आप ऐसे करो कि ये जो खड़ी रेखा आपने खींची है वो थोड़ी इधर खींच लो, क्योंकि आपको माइनस वाला जो मान है उसका तो उपयोग करना ही नहीं है, तो आप थोड़ा इधर कर सकते हो जिससे कि आपको ये x वाला जो प्लस का मान है वो इधर ज्यादा जगह मिल सके और आप ज्यादा निर्देशांक अंकित कर सको, अर्थात दूर तक आपको ये निर्देशांक लिखने में आसानी हो। तीसरी बात, यहाँ पर y के लिए देखो 35 तक का मान है, 1-1 सेंटीमीटर तो हम ले नहीं सकते। अगर 2 सेंटीमीटर भी लेते हैं तो 17 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर तक की ग्राफ चाहिए, और ऐसे 4 भाग करने के बाद में एक तरफ ऐसी मिल नहीं सकती। तो आप इसके लिए पैमाना चेंज करो, 3-3 का आया, 5-5 का आया, 6-6 का। लेकिन अगर हम 3-3 का पैमाना लेते हैं तो फिर ये 20 या 5 या फिर 35 मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही सोच समझने वाली बात है कि ग्राफ पे विधि से अगर किसी प्रश्नों का हल करना है तो हमें एक तो ग्राफ कहाँ पर काटेगी इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमें निर्देशांक किस प्रकार के निकालें कि ग्राफ पर अंकित करने में उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, ग्राफ पर पैमाना किस प्रकार से लें कि आसानी से इन निर्देशांकों को अंकित किया जा सके, सटीक रूप से इसको बताया जा सके। और साथ ही साथ ये जो दोनों रेखाएं हैं वो भी इस प्रकार की खींचे कि अलग अलग खुली हुई अलग अलग दिखे। ये जैसे अभी मैंने यहाँ पर खींची तो दोनों मिलती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, ऐसा ग्राफ में नहीं होता है। अगर आप सोच समझ के निर्देशांक निकालोगे और ग्राफ पर अगर ध्यान से इनको अंकित करोगे, सही ढंग से पैमाना लेकर करोगे तो ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे अगर आप बहुत सारे क्वेश्चनों का अभ्यास करोगे तो आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, निर्देशांक कैसे निकालने हैं, पैमाना कैसे लेना है, ग्राफ कहाँ पर काटेगी, आंसर क्या होगा, इन सब बातों का पता चल जाएगा। तो आप थोड़ा अभ्यास करना ग्राफ वाले क्वेश्चनों का, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े सोच समझ के बनाए हुए होते हैं, उनमें हर बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
तो आप इनका घर पर रफ कॉपी के अंदर अभ्यास करना, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कल आपके लिए और अच्छे ग्राफ वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।